आज सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। ज्ञानवर्धक और रोचक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। इस बार मैं आपको महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन का पहला भाग सुनाता हूँ और ये बिहार में छात्र आंदोलन से संबंधित है। ये आपको बीपीएससी में भी काम देगा, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। साथ में यदि बिहार में 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसका आप भाग 1 के तहत आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा तो सब जगह काम देगा। लेकिन पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि भैया सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बतलाओ, दोस्तों को बतलाओ। और शुरुआत में करता हूं बिहार का छात्र आंदोलन और राष्ट्रीय आपातकाल, या इसको इमरजेंसी नाम से भी आगे जानेंगे हम। तो बिहार में छात्र आंदोलन ऐसा था कि इंदिरा गांधी 1971 में जब प्रधानमंत्री बनी तो उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। कारण उसका था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया और 1971 में भारत पाक की युद्ध भी हुई थी और भारत ने उसमें अप्रत्याशित जीत हासिल की। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता है। 1971 के बाद कुछ और भी समस्याएं आई। पहले तो समस्या ये आई कि बांग्लादेश के कई शरणार्थी, जब पाकिस्तान की सेना, उसमें पाकिस्तान 2 भागों में बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में कहर ढा रही थी। बांग्लादेशी जो डर के मारे बहुत सारे शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए, तो शरणार्थी की संख्या बढ़ गई और शरणार्थी का देखरेख, भोजन भात, रहने की व्यवस्था भी भारत को करनी पड़ रही थी। खर्च बढ़ गया। फिर दूसरा आगे हुआ कि 1971 से में जब पाकिस्तान हार गया भारत से, तो बांग्लादेश उसके बाद ऐसा नहीं जब बांग्लादेश तुरंत जो है वो आपको शक्तिशाली हो गया, ऐसा नहीं है। तो जो शरणार्थी थे वो लौटे नहीं। इसके बाद सामाजिक आर्थिक दशा धीरे धीरे भारत की बिगड़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी और अगले साल क्या हुआ कि मानसून भी 1972-73 में भारत में मानसून पर्याप्त नहीं हुई, सुखाड़ आ गया, उपज कम हो गई, महंगाई बढ़ने लगा, खाद्यान्न के दाम बढ़ने लगे। तो देश में असंतोष का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी वक्त क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया। अब भारत को कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, जैसा कि जानते हैं कि 70% तेल तो भारत को आयात करना पड़ता है। अब भारत को आयात तेल करने में काफी ज्यादा पैसे का व्यय होने लगा। महंगाई जब चरम पर बढ़ गई तो बेरोजगारी बढ़ गई, छात्रों में असंतोष आ गया। अब छात्र और बिहार सरकार में फिर भ्रष्टाचार, पक्षपात, कई तरह के उसमें खामियां चले आई। उस समय छात्रों ने आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नेता जो आज कहने वाले नेता हैं उस समय छात्र नेता के ही रूप में थे। चाहे माननीय लालू यादव हैं, चाहे माननीय नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान जो अब दिवंगत हो चुके हैं, रविशंकर प्रसाद, ये उस समय छात्र आंदोलन के ही ये सब उपज हैं। ये सब अपना थोड़ा बहुत आंदोलन किए, लेकिन उस आंदोलन में एकता नहीं थी, कोई एक नेतृत्व करता नहीं था, उसमें एकत्व न होने के कारण तब फिर ये सब मिल करके जयप्रकाश नारायण के पास गए और उन्होंने कहा कि अब आप इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व आप करें। जयप्रकाश नारायण ने 2 शर्त दिया। पहला शर्त दिया कि ये आंदोलन अहिंसक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये आंदोलन बिहार तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर फैले तो अच्छी बात है। छात्र तैयार हो गए, जितने भी थे, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव हो, रविशंकर हो, रामविलास पासवान हो, जितने भी छात्र थे, शरद यादव भी थे, वो सब तैयार हो गए। जयप्रकाश नारायण की इस शर्त को उन्होंने स्वीकार किया। जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन को अपने अधीन लिया तो ये आंदोलन व्यापक रूप से फैलने लगा। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ये आंदोलन में
समाज के हर वर्ग को उन्होंने आमंत्रित किया, हर वर्ग अब उसमें शामिल हो गए। और फिर जयप्रकाश नारायण अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए इस छात्र आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति कब? 1975 में। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बराबर पूछता है, जल्दी बोल ले। दिनेश तोरे से पूछ रहे हैं कि इसमें कौन ये संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये कब हुआ था? 1975 हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। अब अगला जो है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के सहारे सच्चे लोकतंत्र के लाने के लिए वो अब दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली की ओर कूच कर गए और उन्होंने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए वो सांसद मार्च 1975 में 1975 ईस्वी में सांसद मार्च, संसद की ओर विशाल, जिसको कह सकते हैं अपने अनुयायियों, अपने समर्थक के साथ संसद की ओर मार्च करने लगे। इंदिरा गांधी का तख्त डोलने लगा। इंदिरा गांधी भयभीत हो गई। इंदिरा गांधी काफी परेशानी मांगी। 1971 में इंदिरा गांधी का जो ख्याति शीर्ष पर था, जो वो गरीबी हटाओ के नारा के आधार पर वो आई थी, उनका ग्राफ काफी नीचे गिर गया। तो इंदिरा गांधी को यह लगा कि शायद ये व्यक्तिगत मेरे विरोध में किया जाने वाला आंदोलन है और हमको अपदस्थ करने के लिए यह आंदोलन आरंभ हुआ। बिहार से गुजरात में भी यह आंदोलन फैला, धीरे धीरे दिल्ली भी फैल गया, संपूर्ण भारत इसके गिरफ्त में आने लगा। तो इंदिरा गांधी ने ऐसा किया कि 12 जून 1975 को फिर उसी बीच में इंदिरा गांधी पर उसमें इलेक्शन के मध्य में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई थी कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन जो वो निर्वाचित हुई थी उस पर चैलेंज किया गया। तो 12 जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव में जीतने की घटना को अवैध घोषित कर दिया गया। उसमें इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया। मींस की दैट प्रोसेस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो ये असंवैधानिक हो गया तो इंदिरा गांधी और भी भीतर से हिल गई, और भी भीतर से विचलित हो गई, और भी इंदिरा गांधी परेशान हो गई। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। जयप्रकाश नारायण ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी और जयप्रकाश नारायण इतने ही तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सेना, पुलिस और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अब साथ दे और इंदिरा गांधी को हटाने में, अपदस्थ करने में या उसको हम कह सकते संपूर्ण क्रांति में भूमिका निभाए, और वो आंदोलनकारी पर कोई एक्शंस नहीं ले। परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी और भी बौखला गई। तो इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध में षड्यंत्र माना और 25 जून 1975, याद रखेंगे, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दिया गया। और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दिया आंतरिक अशांति के आधार पर। चूंकि उस समय संविधान में यह पावर दिया गया था, तो कब इमरजेंसी भारत में कब लागू की गई थी? जल्दी बोल। रमेश्वर तोरे से पूछ रहे हैं, मारबो 10 गिनेंगे 1। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित किया गया और आपातकाल की घोषणा करते ही जितने भी विपक्ष के नेता थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार ऐसे एक्ट में किया गया कि वो अपने बेल के लिए भी नहीं जा सकते हैं। उसी समय में मैं आपको एक रोचक जानकारी देता हूं कि लालू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। माननीय लालू यादव जेल चले गए थे और उसी अवधि में श्रीमती राबड़ी देवी की जो प्रथम संतान हुई थी, जिनका जन्म होने के बाद लालू यादव को मीसा एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम मीसा ही रखा। और मीसा भारती अभी वही आपको राज्यसभा की सदस्य भी हैं और वो राज्यसभा में अभी कार्यरत भी हैं। लालू यादव की प्रथम बेटी मीसा नाम पढ़ने का भी काम। तो चूंकि लालू यादव उस समय इमरजेंसी के तहत गिरफ्तार किए गए थे। अब इसके अलावा जितने भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मुरारजी देसाई थे,
आडवाणी थे, तमाम नेता सबको गिरफ्तार करके और जेल के शिक्षों के अंदर डाल दिया गया। और इसके पूर्व एक और घटना हुई थी, इसके पूर्व एक और घटना जिसको मैंने आपको उल्लेख करना कि उसी समय के दौरान अखिल भारतीय रेल स्ट्राइक भी की गई थी, जो मुंबई से शुरू हुई थी। और ये रेल का पहला स्ट्राइक जो हम लोग कहते हैं कि ये 1972 के आसपास जो है ये स्ट्राइक आपको रेल की हुई थी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये इमरजेंसी में धीरे धीरे जितने भी विरोधी दल के नेता थे उन सबको चुन चुन करके पकड़ा गया। पुलिस ने काफी अत्याचार किया, जेल में डाल दिया गया और वहां पर बेल का उनको अधिकार भी नहीं था, जिसके कारण लगभग 17-18 माह तक अधिकांश बड़े बड़े नेताओं को जेल में रहना पड़ा, जिसको भारतीय लोकतंत्र का एक धब्बा के रूप में भी अध्ययन किया जाता है कि यह भारतीय लोकतंत्र का एक तरह से काला अध्याय था। आज भी इमरजेंसी को काला अध्याय भी माना जाता है। तो तब जनता भी इंदिरा गांधी से अंदर अंदर नाखुश हो गई थी, अंदर अंदर नाराज हो गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 18 माह के बाद इमरजेंसी को, आपातकाल को हटाया और उसके बाद घोषणा की चुनाव की। तो 1977 में चुनाव जो हुआ वो वास्तविकता में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में किया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जितने भी अधिकांश जो मतदाता थे उन्होंने एक तरह से गुस्से का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लाया था। उसी समय में जनता दल का गठन हुआ और गठन हुआ तमाम तरह के जितने भी विपक्षी दल थे वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक साझा उन्होंने मंच बनाया। और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने 542 सीट में 330 सीट जीती और इसके बाद पहला बार अखिल भारतीय स्तर पर कह सकते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये सरकार मात्र 2 वर्ष के ही अंदर अपने अंतर्विरोध के कारण ज्यादा दिन नहीं चल पाई। लेकिन फिर भी ये एक भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी कि इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी को जाना पड़ा। फिर हालांकि अलग बात है तो 1980 में, क्योंकि जनता और आम जनमानस मतदाता किसी के है नहीं, फिर इंदिरा गांधी बाद में जीत करके आई। तो इस तरह से जो बिहार का छात्र आंदोलन था ये किस तरह से इमरजेंसी में कन्वर्ट हुआ, किस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल में कन्वर्ट हो गया, इसकी यही आपकी सारी व्याख्या है। और इसके मूल कर्ता धर्ता जयप्रकाश नारायण थे। हालांकि वो अस्वस्थ थे, वो डायबिटीज से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन उनकी महानता देखिए कि वो प्रधानमंत्री पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मोरारजी देसाई को उन्होंने बढ़वा दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगा था और इसमें छात्र आंदोलन ये 1975 में ही हुआ था। इसी छात्र आंदोलन को संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। और इमरजेंसी ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया और बाद में जाकर के आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया गया। जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर अब 3 ही आधार पर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। एक युद्ध, उसके बाद बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ये इमरजेंसी का इस तरह से काला अध्याय के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब चूंकि लगे हाथ में आपको एक और भी जानकारी दे देता हूं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन था कि उत्तराखंड हम जानते हैं कि ये पहाड़ी एरिया है। उत्तराखंड एरिया में जंगल ज्यादा हैं, तो कुछ जंगल में ऐसे पेड़ थे जो कि या उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उनके आम जीवन का जंगल अवयव है। तो उस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ थे जिसको काटने के लिए वहां के गांव के लोग ने कहा कि हम कृषि से संबंधित औजार बनाना चाहते हैं, हम कुछ कृषि से संबंधित हम उपकरण बनाना चाहते हैं, इसको हमको काटने दीजिए। लेकिन सरकार ने उसको काटने की इजाजत नहीं दी। लेकिन एक ऐसा था उद्योगपति जो कि बैट बनाने के लिए वहां पर उसको लीज पर ले लिया और पेड़ को धड़ाधड़ काटा जाने लगा। तब वहां के स्थानीय महिलाओं ने व्यापक विरोध किया और उसने
महिलाओं ने बल्कि पुरुषों ने व्यापक विरोध किया, और उसमें महिला पुरुष दोनों भी थे। और चिपको वो पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे नहीं, मैं इसको नहीं काटने दूंगा। लेकिन तब क्या किया कि वो उद्योगपति उसको शराब देने लगा, दारू देने लगा, ताकि जो पुरुष सब जो है पी करके और वो उसकी स्वीकृति देते। महिला ने देखा कि हमारे साथ तो दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो हमारे पुरुष पियक्कर बन रहे हैं और दूसरा हमारा वृक्ष का संसाधन जा रहा है, जंगल का संसाधन जा रहा है। तब महिलाओं ने उस व्यापक विरोध किया और पेड़ से चिपक जाती थी, और जो शराब जो बांटे जाने का था उसका भी व्यापक विरोध हुआ। परिणाम हुआ कि सरकार को वृक्ष काटने पर, जंगल काटने पर 15 वर्ष का रोक लगा दिया गया, और यह भी चिपको आंदोलन उत्तराखंड का अत्यंत ही महत्वपूर्ण हुआ। इससे आंदोलन की शक्ति का परिचय हुआ कि महिला भी आंदोलन का नेतृत्व कर सकती है, और यदि व्यक्ति सशक्त हो तो उस स्थिति में यदि कोई गलत फायदा उठाने वाले हैं तो उनको भी झुकना पड़ता है। और सरकार ने 15 वर्ष के लिए पेड़ कटाई पर रोक लगा दिया गया, और इस तरह से उनका जंगल जो अवयव था उत्तराखंड में, वो ग्रामीण परिवेश का लोगों का, वो उनका बरकरार रहा। ये चिपको आंदोलन ये 1970 के ही दशक में हुआ था, और ये चिपको आंदोलन अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये हुआ। तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपको यही विदा ले रहा हूं, और आपको पसंद आया तो भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बताओ। जय बिहार, जय भारत।